नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट के प्रथम प्रश्न पत्र के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? व्हेन इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम? 1860, 1886, 1918 या 1961? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। पहली बार इनकम टैक्स 1860 में लगाया गया था। असल में आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है इसे। तो 1857 की क्रांति की वजह से अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और इस नुकसान की भरपाई के लिए आयकर सबसे पहले लगाया गया 1860 में। अगला प्रश्न है, आयकर है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, व्यापार कर या इनमें से कोई नहीं? इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, एन इनडायरेक्ट टैक्स, बिजनेस टैक्स और नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष कर का मतलब ये है कि कर जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है, यानी लेवी हो रहा है, उसी व्यक्ति से कलेक्ट भी किया जाए, तब ये प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। यानी जिस व्यक्ति पे ये लगाया जाता है उसी व्यक्ति से वसूला भी जाता है डायरेक्टली, इसलिए इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब जीएसटी का जैसे एग्जाम्पल है, जीएसटी लगाया जाता है आम जनता पे, लेकिन उसे लिया जाता है व्यापारियों से, व्यापारियों के माध्यम से। बीच में एक चैनल को ला दिया गया। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आ गया, क्योंकि आम जनता पहले व्यापारी को टैक्स का अमाउंट देगी और व्यापारी उस टैक्स के अमाउंट को इकट्ठा करके सरकार के पास जमा करेंगे, यानी एक चैनल उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसे केस में वो अप्रत्यक्ष कर हो गया। लेकिन इनकम टैक्स क्या है? लगाया भी जाता है आम जनता पे और कलेक्ट भी किया जाता है आम जनता से। अगला प्रश्न देखते हैं, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं आयकर अधिनियम द्वारा, वित्त अधिनियम द्वारा, अध्यादेश द्वारा, सीबीडीटी की अधिसूचना द्वारा। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज, ठीक है। तो आयकर की दर जो है वित्त अधिनियम के माध्यम से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, द फाइनेंस एक्ट। ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है? हर साल संसद में बजट पास होता है। बजट का ही एक भाग होता है वित्त विधेयक। इसे फाइनेंस बिल भी कहा जाता है। इसे संसद में बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद इस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है और इसके बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन कर देता है, उसके बाद ये वित्त विधेयक जो है ये वित्त अधिनियम में बदल जाता है, यानी फाइनेंस एक्ट में बदल जाता है। और इसी वित्त अधिनियम के अंतर्गत आयकर की दरें निर्धारित होती हैं, इसी के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सकल कुल आय निकालने के आय के 5 शीर्षक होते हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा होता है कैपिटल गेन और पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं। इन 5 हेड में अलग अलग इनकम निकाली जाती है। अलग अलग नेचर की इनकम में देखा जाता है कि टैक्सेबल इनकम कितना है, और टैक्सेबल इनकम इन 5 हेड का अलग अलग निकालने के बाद उसे जब जोड़ दिया जाता है तो हमें ग्रॉस टोटल इनकम यानी सकल कुल आय मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1922, इनकम टैक्स एक्ट 1886, इनकम टैक्स रूल 1962
और इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 1860 में इनकम टैक्स एक्ट बनने के बाद इसमें कई सारे बदलाव किए गए, कई बार नए इनकम टैक्स के प्रावधानों को लाया गया और बाद में अंत में 1961 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया और आज तक यही एक्ट चला आ रहा है। इसमें बदलाव हर साल होते हैं, लेकिन एक्ट पूरी तरीके से चेंज अभी तक नहीं हुआ है, उसमें केवल अमेंडमेंट होते रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है? गत वर्ष, लेखा वर्ष, कर निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष। द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज द प्रीवियस ईयर, द अकाउंटिंग ईयर, द असेसमेंट ईयर, द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द असेसमेंट ईयर। कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा जो दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में, वो यही कहा गया है कि 12 महीने की वह अवधि जो हर वर्ष 1 अप्रैल को चालू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है, उसे कर निर्धारण वर्ष कहा जाएगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इस परिभाषा के आधार पे कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आय की परिभाषा है सम्मिलित की हुई, पूर्ण, पेचीदा या सरल। इंग्लिश में देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द इनकम इज इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, कॉम्प्लेक्स या सिंपल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जब कोई डिफिनीसन दी जाती है तो 2 तरीके से दी जा सकती है। एक डिफिनीसन दी जा सकती है जिसमें हमने बता दिया कि भाई इस टर्म में केवल ये चीज़ें शामिल होंगी, इसके बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो इस टर्म में शामिल नहीं होंगी। ठीक है ना, ऐसे डिफिनीसन को कहा जाता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हमने डिफिनीसन में रख दी और बाहर की सभी चीज़ों को हमने एक्सक्लूड कर दिया, ये हुआ एक्सक्लूसिव डिफिनीसन। और इंक्लूसिव डिफिनीसन क्या होता है? जिसमें बाहर तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, इनमें से हमने कह दिया कि भाई ये भी इस डिफिनीसन में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों के बारे में हमने कुछ अलग से बताया नहीं, बाकी चीज़ों के बारे में हम साइलेंट हैं। केवल हमने बता दिया कि जो चीज़ें हमारे पास है उसमें से ये चीज़ें इस डिफिनीसन में शामिल होंगी। तो जब इस तरीके की डिफिनीसन दी जाती है तो इसे इंक्लूसिव डिफिनीसन कहा जाता है। आया समझ में? तो यहाँ पे आय की परिभाषा जो है इनकम टैक्स में इंक्लूसिव दी गई है, यानी किस किस नेचर के प्राप्तियों को हम आय में शामिल करेंगे ये बताया गया है, लेकिन वो अपने आप में लिमिटलेस है, उसमें और भी चीज़ें उस नेचर की शामिल की जा सकती हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स में आय की परिभाषा इंक्लूसिव नेचर की है। अगला प्रश्न है, आय कर अधिनियम पारित किया गया था, तो अभी मैंने बताया 1961 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लागू कब हुआ था यदि पूछे तो 1962 में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1962 से ये लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए गत वर्ष से तात्पर्य है द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स वित्तीय वर्ष, कैलेंडर वर्ष, हिसाबी वर्ष या कर निर्धारण वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष। द फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर टर्म जो इनकम टैक्स में यूज किया गया है गत वर्ष, वो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाले 12 महीने की अवधि होती है। एक असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल को चालू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। मान लो ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का हमारा असेसमेंट ईयर है, तो इसके ठीक पहले वाला वर्ष जो होगा 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक का जो पीरियड है, इसी को हम गत वर्ष कहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर।
अगला प्रश्न है, आयकर की गणना की जाती है पूंजी पर, अस्थायी संपत्तियों पर, आय पर या व्यापारिक लाभों पे। तो आयकर की गणना आय पर ही की जाएगी, इसके नाम से ही स्पष्ट है। इनकम टैक्स है तो इनकम पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर या 1 जुलाई से 30 जून। तो अभी मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड असेसमेंट ईयर माना जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है, ऑप्शन ए है जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से कम है। तो भाई कर मुक्त सीमा से कम आय होगी तो कर क्यों लगेगा। जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है, ये सही लग रहा है, लेकिन हमें बाकी ऑप्शन भी देखने हैं। जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2,45,000 तक है, तो 2.5 लाख तक की इनकम जो है टैक्स फ्री होती है, एग्जेम्प्टेड होती है, इसलिए ऑप्शन गलत है। जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2,50,000 रुपये तक है, तो 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्टेड लिमिट है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है, उसके ऊपर आयकर लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया था। सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, सर ल्यूकस पैसियोली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सर जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर को सबसे पहले लगाया था। इसके बाद देखिए, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर मुक्त सीमा क्या है। 1.5 लाख, 2.5 लाख, 1,60,000 या 2,20,000। तो देखो यहाँ अनिवासी व्यक्ति दिया हुआ है, तो निवास स्थान जो होता है, चाहे व्यक्ति निवासी हो, असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो, इसके आधार पे टैक्स की एग्जेम्प्टेड लिमिट तय नहीं की जाती है। टैक्स की एग्जेम्प्टेड लिमिट कॉमन होती है। तो यहाँ अनिवासी व्यक्ति हो या निवासी हो, सभी के लिए वर्तमान में 2023-24 में 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड लिमिट है। ठीक है, 2.5 लाख तक की इनकम जिसकी भी है उसको कर नहीं देना है। ये निवास स्थान से क्या तय होता है कि कौन सी आय टैक्सेबल होनी है। हमने भारत में जो कमाई वो टैक्सेबल होगी, विदेश में कमाई वो टैक्सेबल होगी, कि दोनों जगह की टैक्सेबल होगी। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप वर्तमान एग्जाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें देख लीजिएगा कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के प्रावधानों के आधार पर जो क्वेश्चंस हों उसी को आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि कई सारी गाइड बुक वगैरह मेरे नज़र में आई है जिसमें पिछले 2019 का, 2021 का, 20 का प्रोविज़न के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस की भरमार है। तो वो सारी गाइड बुक को पढ़ते वक्त आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो प्रावधान बदले तो नहीं हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके आंसर गलत हो सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए भारत में एक निवासी व्यक्ति जिसकी आयु 85 वर्ष है, उसके लिए कर मुक्त सीमा क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो व्यक्ति 85 ईयर का है वो सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कर मुक्त सीमा 5 लाख है। यहाँ आओ मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। कोई भी व्यक्ति की आयु के आधार पे उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है 60 से कम आयु वालों की। 60 से कम आयु जिसकी है वो नॉर्मल व्यक्ति है। 60 वर्ष जिसका पूरा हो गया लेकिन अभी 80 वर्ष का वो नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सीनियर सिटीजन कहा गया है। सीनियर सिटीजन, ठीक है। और जो व्यक्ति 80 वर्ष पूरा हो गया है या इससे अधिक, उसे कहा गया है सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए 2.5 लाख रुपए की छूट है। जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए 3 लाख रुपए की छूट है, और जो सुपर सीनियर पर्सन है उनके लिए 5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन लिमिट है। इतनी आय कमाने पर इन लोगों को टैक्स नहीं देना है। इससे ऊपर जब उनकी इनकम होगी तब उनको टैक्स देना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए
एक महिला जो भारत में निवासी है जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है, उसके लिए कर मुक्त सीमा क्या होगी। तो देखो यहाँ महिला की बात हो रही है। तो पहले जो है महिला पुरुष में फ़र्क किया जाता था, महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा एग्जम्पशन दे दिया जाता था, लगभग 50,000 ज़्यादा एग्जम्पशन दे दिया जाता था। लेकिन वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के लिए जो कानून बना है उसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए एग्जम्पशन लिमिट में कोई अंतर नहीं है। पुरुषों के लिए भी 2.5 लाख रुपए है यदि उनकी एज 60 से कम है, महिलाओं के लिए भी 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आयु दिया हुआ है 60 वर्ष से अधिक है लेकिन 80 वर्ष से कम है, यानी ये कौन है, सीनियर सिटीजन है। ये महिला जो है सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन के लिए मैंने आपको बताया है कि 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयकर विभाग नियंत्रण में काम करता है, यानी आयकर विभाग किसके अंडर में काम करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क अंडर, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड या मुख्य आयकर कमिश्नर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। ये एक ऐसी बॉडी है जो सभी तरीके के डायरेक्ट टैक्स के विभागों को कंट्रोल करती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसमें से एक है। ठीक है, तो सीबीडीटी के अंडर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम में व्यक्ति से अभिप्राय है हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, स्थानीय सत्ता यानी लोकल अथॉरिटी या ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी जो है व्यक्ति में आते हैं। यहाँ व्यक्ति का मतलब क्या है, पर्सन। ठीक है, यदि इंडिविजुअल की बात कही जाए तो इंडिविजुअल जो है एक आम इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान की बात होती है, लेकिन जब पर्सन की बात कही जाती है इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन भी होता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। तो पर्सन में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, कोई एचयूएफ भी आ सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी आ सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनीज, लोकल अथॉरिटी। ठीक है, इसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे जो है पर्सन के अंतर्गत आते हैं। पर्सन की परिभाषा आप देखेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी जो है पर्सन में आएंगे, एचयूएफ भी आएगा, कंपनी भी आएगी और लोकल अथॉरिटी भी आएगी। अगला प्रश्न है, विभिन्न शीर्षकों की आय का योग क्या कहलाता है। सम ऑफ द वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड। तो अभी मैंने बताया कि 5 हेड होते हैं इनकम के, पांचों हेड की अलग अलग टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है और उसे जब हम टोटल लगा देते हैं तो उसे हम ग्रास टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयकर के लिए वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक है। 60 वर्ष, 65 वर्ष, 80 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया यहाँ वरिष्ठ नागरिक की बात हो रही है, तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग होंगे लेकिन 80 वर्ष से कम होंगे उनको आप वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। और यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गत वर्ष सदैव समाप्त होता है, प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन। तो गत वर्ष हमेशा 31 मार्च को समाप्त होगा, 31 मार्च। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा। देखो वित्तीय वर्ष कहा है ना, वित्तीय वर्ष कभी कभी हम प्रीवियस ईयर को भी कह देते हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से प्रीवियस ईयर होता है और क्योंकि उसी दौरान कमाई गई आय पर कर लगना है तो कई लोग इसे फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष भी कह देते हैं। तो अब ये कह रहा है कि वित्तीय वर्ष यदि 2022-23 है तो कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा। तो भाई 2022-23 में आय आप कमाएंगे, उसके बाद अगले साल ही ना उसके ऊपर टैक्स देंगे, तो 2023-24 जो है
आपका कर निर्धारण वर्ष हो जाएगा। यदि 2022-23 वित्तीय वर्ष है तो 2023-24 कर निर्धारण वर्ष होगा। अगला प्रश्न है, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए एक व्यक्ति अधिभार देने के लिए उत्तरदायी है। देय कर का 12%, देय कर का 12% यदि कुल आय 10 लाख से अधिक है, देय कर का 12% यदि कुल आय 50 लाख से अधिक है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही है। अधिभार का नियम क्या है? यदि आपकी इनकम 50 लाख तक है, कोई अधिभार आपको नहीं देना है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में यदि आपकी इनकम होती है तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, अधिभार देना पड़ेगा। यदि आपका इनकम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 15% अधिभार देना पड़ेगा। यदि आपका इनकम 2 करोड़ से भी अधिक है लेकिन 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ से कम है तो ऐसे केस में आपको 25% अधिभार देना पड़ेगा। और यदि इनकम आपकी 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है तो 37% अधिभार देना पड़ता है। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाती है टैक्स उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है अधिभार का रेट बढ़ता जा रहा है। इसी को कहते हैं कि प्रोग्रेसिव नेचर। ठीक है। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक अधिनियम बन जाता है जब यह पारित किया जाता है लोकसभा से, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति की सहमति देने पर, या फिर केवल राज्यसभा। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति की सहमति भी उस पर मिल जाती है, तब वो जाकर वित्त अधिनियम बन पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे माना गया करदाता के रूप में नहीं माना जाता है? यहाँ नहीं शब्द दिया है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे माना हुआ करदाता नहीं मानेंगे? मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि को, ये तो माना हुआ करदाता है। एक अनिवासी का एजेंट, ये भी माना हुआ करदाता है। एक ट्रस्ट का ट्रस्टी, ये भी माना हुआ करदाता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ये तीनों क्योंकि माने हुए करदाता में आते हैं। ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन माना हुआ करदाता नहीं है, तो भाई ऊपर में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माना हुआ करदाता की कैटेगरी में न आता हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आय कृषि आय है? कृषि कार्य के लिए प्रयोग करने वाली भूमि के सामान्य गिरवी रखने से ब्याज से आय। तो भाई भूमि को गिरवी रखेंगे तो ये तो कृषि आय नहीं होगी। पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय, भारत में जो कृषि भूमि होती हैं उससे कोई आय होती है तो उसी को कृषि आय की कैटेगरी में रखा जाता है। पाकिस्तान की भूमि से हमें कोई नहीं मतलब नहीं है। पाकिस्तान क्या, विदेश में कहीं की कोई भूमि से होने वाली आय कृषि आय की कैटेगरी में नहीं आएगी, चाहे वो कृषि कार्य से ही क्यों ना हो रही हो। इसके बाद, बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि, हाँ ये भी कृषि आय मानी जाती है क्योंकि वो फसल के बदले में मिल रही है। फसल से होने वाली आमदनी कृषि आय है और फसल यदि नष्ट हो गई उसके बदले में बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति दे दिया तो वो क्षतिपूर्ति का अमाउंट भी जो है कृषि आय माना जाएगा। और चौथा है, उच्च उत्पादकता के कारण सरकार से प्राप्त पुरस्कार। तो पुरस्कार तो एक अलग ही कैटेगरी होती है, इसलिए ये भी कृषि आय नहीं होगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय क्या मानी जाएगी? कृषि आय, आकस्मिक आय, व्यावसायिक आय या पेशे से आय? तो यहाँ पे कृषि भूमि से जो किराया मिलता है वो भी कृषि आय में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है। अब यहाँ वेतन की बात आ गई ना, वो फार्म का ही मैनेजर क्यों ना हो
यदि उसे वेतन मिल रहा है तो वो वेतन से आय में ही आएगा, इसे कृषि आय नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि आय है? कृषि भूमि से प्राप्त किराया, हाँ ये है। डेयरी फार्म से आय, नहीं। मुर्गी पालन से आय, नहीं। कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी के लाभांश से आय, ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया कृषि आय माना जाता है। डेयरी फार्म या मुर्गी पालन से होने वाली आय बिजनेस इनकम मानी जाती है। और कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी यदि लाभांश दे रही है तो ये अदर सोर्स में जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला करदाता के लिए 20,000 की कृषि आय को कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा जब उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय निम्नलिखित सीमा से अधिक होगी। तो देखो, यहाँ महिला करदाता केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और 20,000 की कृषि आय हो गई है तो ये कुल आय में शामिल होना ही होना है यदि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय जो है टैक्सेबल लिमिट से अधिक है। और महिला के लिए या पुरुष के लिए, सभी के लिए एग्जेम्प्टेड लिमिट 2.5 लाख रुपए है। यानी 2.5 लाख रुपए से यदि ज़्यादा इनकम होती है और कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक होती है तो पहले दोनों को आपस में मिलाया जाता है और उसके बाद टैक्स के अमाउंट का कैलकुलेशन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है और उसकी अन्य साधनों से आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, एग्जेम्प्टेड लिमिट के ऊपर है, एग्जेम्प्टेड लिमिट से अधिक उसकी अन्य साधनों से आय है, तो ऐसे केस में पहले कुल आय को कृषि आय के साथ जोड़ा जाएगा और उसके बाद टैक्स के अमाउंट का कैलकुलेशन किया जाएगा और बाद में जो कृषि आय की वजह से टैक्स का अमाउंट बढ़ा है उस टैक्स को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2.5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। यानी चाय का उत्पादन और निर्माण किया जाता है तो उसमें कितना % हिस्सा कृषि आय माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 60%। चाय के उत्पादन और निर्माण में जो भी आमदनी होती है उसका 60% माना जाता है एग्रीकल्चरल इनकम और 40% माना जाता है बिजनेस इनकम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाय, कॉफ़ी, रबर जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो खेत में पैदा करके तुरंत नहीं बेचे जाते हैं जब तक उस पर कुछ प्रोसेसिंग न की जाए। तो खेत का भी काम होता है और कारखाने में प्रोसेसिंग का भी काम होता है। दोनों तरीके के काम होने की वजह से इनसे बिक्री से जो भी आय प्राप्त होती है उसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। कृषि आय कितना होगा उसे अलग किया जाता है और बिजनेस इनकम कितना होगा वो अलग किया जाता है। इसके लिए नियम बने हुए हैं। चाय के केस में 60% कृषि आय और 40% व्यापारिक आय माना जाता है। अगला प्रश्न है, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है यदि कृषि आय 5,000 से अधिक हो, कृषि आय 10,000 से अधिक हो, कृषि आय 50,000 से अधिक हो या कृषि आय 5,000 से अधिक है और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। दोनों कंडीशन को पूरा होना जरूरी है। एक तो आपकी कृषि आय 5,000 से अधिक हो तथा कुल आय आपकी कर मुक्त सीमा से अधिक होनी चाहिए। आम व्यक्ति के लिए 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। यदि इस सीमा से अधिक आपकी टोटल इनकम है तो आपकी कृषि आय को टोटल इनकम में पहले जोड़ा जाएगा और बाद में उसकी छूट आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है, कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है एक व्यक्ति की, एक फर्म की, एक कंपनी की या एक स्थानीय सत्ता की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक व्यक्ति के लिए कृषि आय को कुल आय में जोड़कर गणना की जाती है यदि ये ऊपर वाली कंडीशन जो मैंने बताई है ये कंडीशन पूरी होती है। तो अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी उगाकर एवं उसे संसाधित करके बेचने से आय का कितना % भाग कृषि आय होता है?
तो देखो, कॉफ़ी के केस में दो कंडीशन होती है। एक तो केवल उसे प्रोसेस कर दिया जाए, और दूसरा उसे प्रोसेस करने के साथ उसे भून भी दिया जाए, यानी रोस्ट कर दिया जाए और पीस दिया जाए। और साथ ही यदि फ्लेवर चाहें तो फ्लेवर मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं, फ्लेवर से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। यदि भुना और पीसा गया है तो ऐसे केस में 60% एग्रीकल्चर इनकम होता है, 40% बिजनेस इनकम होता है। और केवल प्रोसेसिंग करके यदि इसे बेच दिया जाए तो 75% एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और 25% बिजनेस इनकम माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग कम की गई है इसलिए 25% बिजनेस इनकम है, और यहाँ पे और ज़्यादा प्रोसेसिंग कर दी गई। प्रोसेसिंग के साथ उसे भून भी दिया गया, पीस भी दिया गया, यानी बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा कर दी गई, इसलिए इसका परसेंटेज बढ़ के 40% हो गया। तो यहाँ पे आपको केवल प्रोसेसिंग की बात कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 75%। यदि इसी में ये कह देता कि इसे केवल क्योर्ड नहीं किया गया है, इसे रोस्ट भी किया गया है और ग्राइंड भी किया गया है, तो ऐसे केस में आपका उत्तर हो जाता 60%। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखो, अगला प्रश्न आ ही गया। भारत में कॉफ़ी उगाकर उसे संसाधित करके भून कर एवं पीस कर बेचने से आय का कितना प्रतिशत भाग व्यावसायिक आय होता है। अब यहाँ पे व्यावसायिक आय पूछ लिया, एग्रीकल्चर इनकम नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 40%। ठीक है, 60-40 का रेशियो होता है, 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% बिजनेस इनकम। तो यहाँ बिजनेस इनकम पूछा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि से संबंधित परंतु कृषि आय नहीं है, इनकम फ्रॉम लैंड बट नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ऐसी कौन सी इनकम है जो भूमि से तो हो रही है लेकिन उसे हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते हैं। स्वयं उगाई घास, सही बात है, अपने मन से यदि घास पैदा हुई है उसे काट के बेच दिया जाए, कुछ आय हो जाए, तो वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। मछली क्षेत्रों की आय को भी कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है। खानों से मिलने वाली रॉयल्टी को भी कृषि आय में शामिल नहीं किया जाता है। ये तीनों भूमि से जुड़ी हुई आय हैं लेकिन कृषि आय में शामिल नहीं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत में रबर उगाकर एवं उससे लेटेक्स बनाकर बेचने से आय का कितना % भाग कृषि आय होता है। रबर के केस में 65% भाग कृषि आय माना जाता है यदि उसे लेटेक्स बनाया जाए या सिनेक्स बनाया जाए, दोनों ही केस में 65% एग्रीकल्चर इनकम होता है और 35% बिजनेस इनकम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 45, 50, 55 या 65। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 65% जो है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम का पोर्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। असाधारण निवासी कौन हो सकता है। साझेदारी फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का संघ या हिंदू अविभाजित परिवार। हु में बी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो देखो, असाधारण निवासी वाला टर्म जो है ना वो केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए यूज होता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ ये असाधारण निवासी हो सकते हैं। बाकी कंपनी, साझेदारी फर्म, व्यक्तियों का संघ वगैरह जितने भी हैं वो केवल क्या तो निवासी होंगे या अनिवासी होंगे। ठीक है, क्या तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। केवल और केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ, इसमें 3 कैटेगरी है, निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी। ठीक है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है विदेश में सेवा करते वक्त भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन, इसके साथ क्या कंडीशन होगी, ये भारत में कर योग्य है, भारत में कर योग्य नहीं है,
कर की दर निर्धारित करने के लिए कुल आय में शामिल किया जाता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये भारत में कर योग्य होगा, क्योंकि भले कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा हो, अनिवासी हो, भारत में कमाई गई आय उसके लिए टैक्सेबल होती है। और आय का कमाया जाना जो है हमेशा उसके उपार्जित होने पर निर्भर है, यानी कहाँ पे वो आय उदित हो रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, इस जगह को माना जाता है कि आय कहाँ की है। तो क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा वेतन की दिया जा रहा है, यानी ये आय भारत में उदित हो रही है, भारत से ये उपार्जित हो रही है, भले वो मिल रही है उसे विदेश में। ठीक है, ये केवल सरकारी कर्मचारी की ही बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विदेशी है और भारत की कोई कंपनी से उसे सैलरी मिल रही है तो भी वो जो है भारत में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि भारत में कर योग्य है। ये देखना है कि कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। यदि भारत से जनरेट हो रही है तो सभी लोगों के लिए टैक्सेबल होगी वो। अगला प्रश्न है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में, अभी मैंने बताया, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि करदाता में जो इंडिविजुअल होते हैं और जो एचयूएफ होते हैं उनके लिए ये 3 भाग वाला नियम लागू होता है। बाकी जो कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, वो केवल इसी 2 ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बेसिक कैटेगरी 3 बनाई गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है? भारत में उपार्जित आय का बात हो रहा है, यानी भारत से जनरेट हो रहा है, तो ये सभी करदाताओं के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे वो निवासी हो, चाहे अनिवासी हो या असाधारण निवासी हो। अगला प्रश्न है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? अभी मैंने बताया कि 3 कैटेगरी बांटी गई है, निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है? निवासी के लिए, अनिवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए या कर योग्य नहीं होगा? तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको नियम जानना जरूरी है। देखो, भारत में जो निवासी होते हैं, रेसिडेंट, इनके लिए सभी प्रकार की आय कर योग्य होती है, चाहे भारत में कमाया गया हो, चाहे विदेश में कमाया गया हो, कहीं भी कमाया गया हो। जो नॉन रेसिडेंट होते हैं, नॉन रेसिडेंट के लिए केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। भारत में जो आय उपार्जित हो रही है, भारत में जो कमाई जा रही है वो टैक्सेबल होगी, विदेशी आय टैक्सेबल नहीं होगी। विदेश में कमाई गई आय या विदेश से उदित होने वाली आय टैक्सेबल इनके लिए नहीं होगी। विदेशी आय पर इनको टैक्स नहीं देना है, केवल भारतीय आय पर देना है। और जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं, इनके लिए इंडियन आय पर टैक्स तो देना ही देना है, और विदेशी आय पर कुछ विदेशी आय ऐसी हैं जिसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है यदि वो विदेशी आय भारत से संबंधित है, किसी ऐसे बिजनेस के माध्यम से मिल रही है जो भारत से ऑपरेट किया जा रहा है विदेश में, और उसके माध्यम से यदि उसे कोई विदेशी आय प्राप्त होती है तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वो विदेशी आय भी टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है, तो भाई देखो ये पाकिस्तान की आय है, हो तो गई ये विदेशी आय। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट के लिए तो ये टैक्सेबल होगी ही नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तान में कृषि से आय हो रही है तो इसका इंडिया से भी कोई रिलेशन होने का संबंध नहीं है, कोई कंपनी वगैरह से आय तो है नहीं, बिजनेस से आय नहीं है जो भारत से ऑपरेट होता हो, इसलिए नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी ये टैक्सेबल नहीं होगी, केवल और केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार के लिए विदेश जाता है, निवासी के लिए कम से कम कितने दिन ठहरना होगा यदि उसकी कुल आय
विदेशी स्रोत को छोड़कर, यानी भारतीय आय 15 लाख रुपए तक है। तो देखो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा 182 दिन। वैसे तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी यही नियम लागू होता है कि यदि वो गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो तब उसे निवासी माना जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए विदेश जाता है तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि उसकी इनकम कितनी है। उसके आधार पे दिन निर्धारित किया जाता है कि कितने दिनों से भारत में रहना जरूरी है निवासी बनने के लिए। ये प्रश्न जो है निवास स्थान के जो नियम हैं उसके अपवाद में से उठाया गया है। 2 अपवाद होते हैं, उन अपवाद में से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो यहाँ पे ये है कि यदि गत वर्ष में कोई व्यक्ति रोजगार के लिए विदेश जाता है तो निवासी होने के लिए उसे 182 दिन का नियम तब फॉलो करना है यदि उसकी इनकम 15 लाख रुपए से कम है। यदि उसकी इनकम 15 लाख से अधिक हो जाती है तो ऐसे केस में ये 182 दिन वाली कंडीशन बदल जाएगी और उसे केवल 120 दिन देखा जाएगा कि वो 120 दिन भारत में रहा कि नहीं। 15 लाख से ज़्यादा आमदनी होने पर यदि कोई व्यक्ति 120 दिन भी भारत में रह गया तो उसे निवासी मान लिया जाता है। लेकिन हर व्यक्ति नहीं, जो व्यक्ति रोजगार के लिए विदेश गया हुआ हो। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, निश्चित बदलेगी, नहीं बदलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि एक करदाता की निवासी स्थिति हर वर्ष बदल सकती है। निश्चित बदलेगी नहीं, बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। नहीं बदलती है ये भी गलत है, बदल सकती है भाई, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती है, साधारण निवासी होती है, अनिवासी होती है, असाधारण निवासी ये नहीं होगा, निवासी तो हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है, लेकिन कंपनीज वगैरह के लिए केवल 2 कैटेगरी होती है। क्या तो वो निवासी होंगी जिसे साधारण निवासी भी कह दिया जाता है, या अनिवासी होंगी, लेकिन असाधारण निवासी कभी भी कोई कंपनी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, विदेश में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित नहीं है किसके लिए कर योग्य होगा। अब भारत से नियंत्रित नहीं है तो मैंने अभी आपको नियम बताया कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होते हैं इनके लिए भारत से नियंत्रित व्यापार से यदि विदेश में आय हो रही है तो टैक्सेबल होगी। लेकिन यहाँ पे भारत से नियंत्रित आय नहीं है तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी ये टैक्सेबल नहीं है, नॉन रेसिडेंट के लिए भी ये टैक्सेबल नहीं है, केवल निवासी की दशा में ये टैक्सेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। साधारण निवासी की दशा में ये टैक्सेबल होगी, और साधारण निवासी की दशा में टैक्सेबल नहीं होगी, और निवासी की दशा में भी टैक्सेबल नहीं होगी। अगला प्रश्न है, भारत में निवासी के लिए कर योग्य आय नहीं है। भारत में प्राप्त आय, भारत में उपार्जित आय, विदेशी आय, या भूत की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई। तो देखो, निवासी व्यक्ति के लिए तो हर किस्म की आय टैक्सेबल होती है, चाहे वो भारत में प्राप्त की गई हो, भारत में कमाई गई हो, विदेश में कमाई गई हो, ये सब टैक्सेबल होती है। लेकिन यदि कोई पुरानी आय है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, पहले की कोई विदेशी कमाई है जो विदेश में पड़ी हुई थी और प्रीवियस ईयर के दौरान हमने भारत में ले आए, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये विदेशी आय है और पहले की पड़ी हुई आय है, उसे इस साल हम केवल भारत में ला रहे हैं, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है निवासी के लिए भी। अगला प्रश्न है, पेरिस में कमाई गई और वहीं पर प्राप्त की गई आय भारत में कर योग्य किसके लिए होगी। यहाँ पे देखिए, पेरिस में कमाई गई आय है यानी देश में ही जनरेट हुई है, और वहीं पे प्राप्त हो रही है यानी ये विदेश में ही प्राप्त भी हो रही है, विदेश में अर्जन भी है, विदेश में प्राप्ति भी है। तो विदेश की आय केवल निवासी और साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की निवासी स्थिति को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विवरण में से कौन सा सत्य है। उस व्यक्ति को एक लगातार अवधि के लिए भारत में रहना होगा,
नहीं, 182 दिन या 60 दिन की जो भी कंडीशन है उससे वो लगातार रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो टुकड़े टुकड़े में भी रह सकता है, कभी 1 महीने के लिए आ गया, कभी 2 महीने के लिए आ गया, कुल मिलाकर देखा जाएगा कि 182 दिन हुआ कि नहीं। भारत में किसी एक स्थान पर रहना होगा, ये भी बात गलत है। वो चाहे तो भारत में अनेक स्थान पे रह सकता है। पहली बार आया दिल्ली गया, दूसरी बार आया तो बम्बई रहा, तीसरी बार अपने गांव गोरखपुर आ गया। ठीक है, तो ये भी बात नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी दिया है क और ख दोनों, ये भी गलत ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न तो क न तो ख, यानी ये दोनों ही कंडीशन पूरी होनी जरूरी नहीं है कि वो लगातार भारत में रहे या भारत में किसी एक स्थान पर ही रहे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, न क न ख। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 चैप्टर कवर किए हैं। एक तो इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन का, दूसरा चैप्टर हमने कवर किया है एग्रीकल्चर इनकम का, और तीसरा चैप्टर हमने कवर किया है निवासी स्थिति यानी रेसिडेंशियल स्टेटस का। अभी पहले पेपर में आपके 2 चैप्टर और रह जाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक चैप्टर और है कर से छूटें, ठीक है ना, कर से छूटें। ये 3 चैप्टर आपका फर्स्ट पेपर में अभी बाकी है। इन तीनों चैप्टर के लिए एक अलग वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।